दर्शकों एवं श्रोताओं नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको मिलाते हैं एक प्रतिभा से, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी, जो कि जाने माने पर्यावरणविद हैं और पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, परंतु पर्यावरण से उनका जुड़ाव काफी पुराना है। आज पर्यावरण के रूप में कार्य कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए कार्य कर रहे हैं और एक जाना माना नाम लोगों के बीच में बन गया है, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। धर्मेंद्र साहब, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता और दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आज इस बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं, इसमें आपको यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे उन पे आपने विजय पाई और आज आप जो जाना माना नाम है पर्यावरणविद के रूप में लोग आपको पहचानते हैं, वो सारी कहानी आज फ्लैश लाइट में तो आज आप लाइम लाइट में हैं, परंतु पहले की कहानी जहां जहां से आपका संघर्ष चालू हुआ, वो सारी जानकारी हमारे श्रोता और दर्शक जानना चाहते हैं सर। सभी श्रोताओं को हरित नमस्कार। मेरा पैतृक गांव हामिनपुर तेरा, करपी थाना, अरवल जिला का वासी हूं, जो पहले गया जिला मगध में पड़ता था। अच्छा। और यह शुरुआत मैं अपने उसी हामिनपुर तेरा गांव से किया था। कुछ नौजवानों के बीच एक बैठक करके पर्यावरण के प्रति जो मैन पावर था उसको कलेक्ट करके अपने गांव से कार्यक्रम को अभियान शुरू किया था। इसी दरमियान मैं कुछ नौजवानों के बीच में बैठा और अपनी बात को रखा था। अच्छा। तो फिर उन लोगों ने हमें कहा कि आप पौधा ला दो। अब मैं असमंजस में पड़ गया कि मैं कहाँ किस तेरा में पड़ गया, क्योंकि आज से 30 वर्ष पूर्व कहीं भी सरकारी नर्सरी ब्लॉक लेवल पर या जिला लेवल पर नहीं था। हाँ, उस समय नहीं था सर, जब आपने संघर्ष चालू किया उस समय नहीं था ऐसा जो आज तो देखने को मिलती है। तो पौधा लाने के लिए लोगों ने जब हमको जिम्मेदारी दिया, अच्छा, तो मैं असमंजस में पड़ गया कि मैं कहाँ पर्यावरण के चक्कर में पड़ गया। अभी तो यहाँ पैसा की जरूरत है, घर से भी मांगे तो कहेगा कि कहाँ ये सब काम करने तुम चले हो। इसी उधेड़ बुन में मैं सुबह सुबह अपने असमंजस में था। एक मन किया कि पौधा नहीं लाए चले जाए, दूसरा मन किया कि अगर पौधा हम नहीं लाएंगे तो गांव के चौक चौराहे पर हमको घूमना बंद। सही बात है। अंत में मैं मुंह धोते हुए अपने मकानों का जब मुआयना किया तो दीवालों में पीपल बरगद हमको नजर आ गया। अच्छा। फिर मैं अपने घरों में या अपने गांव में खोजा तो हमको 20-25 वैसा पौधा मिल गए जो वहीं थे। फिर मैं गांव के नौजवानों को दो को बुलाया, समझाया, बुझाया। अच्छा। और वहीं से मेरी यात्रा पीपल की यात्रा शुरू हुई। और पीपल ने हमको पकड़ा। आपका अक्सर मैं आपके व्याख्यान सुनता हूँ और तो ये पाता हूँ कि आप बोलते हैं कि मैं पीपल के पास नहीं गया, बल्कि पीपल ने मुझे पकड़ लिया। तब से फिर पीपल के बारे में पूरा जानकारी, डीप अध्ययन किया। पीपल है क्या, पीपल के बारे में आपसे आज से 500 पूर्व यह पूरा विश्व जानता है कि वहां जाने से एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। सही बात। और लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ, उनको इसी पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लुम्बिनी नेपाल के अंदर जब, हाँ, लुम्बिनी नेपाल में सिद्धार्थ की जन्म हुई। हाँ। जब उन्होंने गांव घर छोड़कर सत्य को जानने के लिए निकला तो सत्य उनको इसी पीपल के नीचे मिला। और फिर पीपल का फली, पीपल का दूध, पीपल का पत्ता, या फिर पीपल हमेशा डोलते रहता है, पीपल से पानी का फुहारा, कई ऐसे जानकारी मिली। फिर मैं एक पीपल पर कथा भी लिखा हूँ, पीपल महात्म कथा, जो कि घर घर में कथा हो। और इसी अभियान को बढ़ाते हुए फिर उसमें नीम जुट गया। कुछ लोगों ने, हमको नीम से भी पूर्व में लगाव था। अच्छा। तो नीम को जोड़ लिया। किसी ने कहा कि इसमें एक चीज और घट रहा है, तुलसी जोड़ लीजिए। तब फिर मैं पीपल नीम तुलसी अभियान के माध्यम से पहले तो अपने गांव से शुरू किया, फिर अपने राज्य में शुरू किया, राज्य से फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू किया, उत्तर प्रदेश से फिर आपको राजस्थान में शुरू किया, हिमाचल में शुरू किया, दिल्ली में शुरू किया, और फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप इसको ले गए। और फिर पिछले मैं 18-19 में 22 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल जाने का था। अच्छा। जिस समय नेपाल जनकपुर ये सीता माता का जन्मभूमि। हाँ,
हाँ हाँ हाँ, वहाँ भी एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, उसमें भी राज्यपाल वहाँ के जो थे उनके द्वारा हुआ, वहाँ के विधायक रामाशीष यादव जी हैं। और अच्छा उस कार्यक्रम के मेन संचालक जो हमारे थे, अच्छा सुरेश शर्मा जी, जो आज वृक्ष मित्र के रूप से जाने जाते हैं। अच्छा और एक हमारे सहायक के रूप में थे विक्रम यादव जी, जो आज जनकपुर से जो एक चुरू पहाड़ से जो कमला नदी निकली है, वो अच्छा पूरे बिहार, भारत और नेपाल के एक मैत्री संघ में वो नदी कमला निकला है, उस पर हाँ हम जी काम कर रहे हैं। हालांकि लुम्नी जो पिछले अभी हम कार्यक्रम 18 ये 27-28 को जो मैं नवंबर में लुम्नी सिद्धार्थ के जन्म स्थली पर एक संदेश देने का मैंने जो कार्यक्रम किया अच्छा था, वो दोनों के माध्यम से मैं जो 18 में पीपल नेपाल में आज लगाया था, अच्छा जो आज हमको विशाल रूप धारण करता बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। है। यही संक्षिप्त एक है। और सर, हमारे दर्शक और श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आप पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जी। और तो देखिए, हाँ हाँ, साथ में आप आपको जड़ी बूटियों का भी अच्छा खासा नॉलेज है, तो ये सारी चीजों को लेकर आप कैसे चल पाते हैं? देखिए जड़ी बूटी तो गांधी जी ने कहा था कि 5 कोष के अंदर में मानव के संसाधन हेतु तमाम चीज उपयोगी है, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे मकान बनाने की जरूरत हो, या फिर वस्त्र की जो जरूरत, हाँ जी जो जहाँ है उसके 5 कोष में सारा उपलब्ध है, प्रकृति ने आपको दे दिया है। अच्छा और पूर्व में उसी इलाके में ईंट बनता था, हाँ जी उसी इलाके में पत्थर से लोग चूना बना करके, चूना बालू से लोग, पुराना जितना भी घर है हाँ हाँ चूना बालू का घर है, सीमेंट का निर्माण नहीं हुआ था। और आज भी वो इतनी मजबूत हाँ इमारतें हैं। हाँ हाँ, आज भी हमारा पौराणिक घर है। दूसरा बांस है, बल्ली है, या फिर लकड़ी का जो फर्नीचर है, हाँ जी जिसको अरण कहते हैं, गर्मदंडी कहते हैं, वो सारे 5 कोष के अंदर में भी हमको मिल जाता। अच्छा तो प्राकृतिक से लगा। दूसरा, चिकित्सक के रूप में एक सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन हमने पढ़ा था। हाँ तब हाँ से हाँ मुझे लगा कि आज के परिवेश में मेडिसिन से ज्यादा सोशल प्रिवेंटिव मेडिसिन की जरूरत है और प्रकृति से जुड़ने की जरूरत है। पूर्व में हम लोग दत्तवन से मुंह धोते, जो हाँ जी एक प्रकृति से जुड़ा हुआ था, चाहे हाँ जी किसी भी दत्तवन से आप मुंह धो, हाँ जी गिफ्ट के रूप में सबसे पहले बिना मुंह हाथ धोए हुए जैसे ही हम दत्तवन मुंह में डालते हैं, समझिए वो दवा के रूप में पूरे शरीर में सलाइवा के माध्यम से जाता है। सही बात है। तो प्रकृति से हम लोगों को जुड़ना होगा। अब पूर्व में जैसे चापाकल था, कुआं था, आज हम गीजर में, कुआं में पहले गर्मी के दिनों में ठंडा पानी निकलता था हाँ और जी जाड़ा के दिन में गर्म पानी निकलता था, भाप किए हुए अंदर से। सही बात तो है। प्रकृति की जो फैसिलिटी था, ये आज भी आवाज क्या है, हम लोग पानी निकाल लेते हैं, टंकी में ठंडा पानी है, फिर ऊर्जा को खपत करके फिर उसको गीजर में कन्वर्ट करते हैं, हाँ जी या फिर गैस पर गर्म करते हैं। हाँ तो यह प्रकृति को समझना होगा पूर्व में, कि प्रकृति हमारे सारे संसाधन को अपने हिसाब से बनाया था, लेकिन आज हम प्रकृति के विरुद्ध चल रहे हैं। सही बात है। इसलिए प्रकृति के समझना होगा पूर्व की बात, और सर प्रकृति से प्रेम हाँ। करना होगा, तबे आने वाला जो भविष्य है सुरक्षित तो रह स्वर्णिम होगा। पाएगा एज ए चिकित्सक के नाते। जिसे प्रिवेंटिव केयर, हाँ हाँ प्रिवेंटिव केयर में प्रकृति आपको प्रिवेंटिव केयर करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ कर करके आज प्रकृति को प्रदूषित बना दिए हैं, आज प्रकृति को हम बीमार बना दिए हैं, आज पूरे वातावरण हाँ जी बीमार है। तो हम उसी वातावरण में, तो हम तो बीमारी से ग्रसित हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को मिल कर करके आज धरती प्रकृति जो संक्रमण काल से है, हाँ जी। उसको मुक्त करने की जरूरत है। कभी हम सुरक्षित हैं, कभी आने वाला पीढ़ी सुरक्षित। बहुत अच्छी बात धर्मेंद्र कुमार जी ने कही कि पर्यावरण और हम एक ही चीज हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। अगर पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो हमारी जो जीवन है वो सुखमय रहेगा। बात को जारी रखेंगे। धर्मेंद्र साहब, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि ये पर्यावरण के बारे में जो आपका रुझान है वो कैसे बढ़ा और आपके प्रेरणा के स्रोत कौन है? देखिए, प्रेरणा का स्रोत मेरा हाइजीन सब्जेक्ट, अच्छा सोशल और प्रिवेंटिव मेडिसिन वर्ड है। अच्छा उसी ने हमको अपील किया, और फिर तमाम पेपरों में जो आर्टिकल आता था वो पढ़े थे। वही मेरा प्रेरणा का स्रोत, सोशल प्रिवेंटिव और मेडिसिन। और दूसरा फिर प्रेरणा का स्रोत है पीपल। बराबर पीपल ने आपको पकड़ लिया। पीपल ने हमको पकड़ लिया, वही प्रेरणा का स्रोत पीपल है।
पीपल हाँ। को फिर पूरा इंलार्ज में पढ़िए, पीपल को समझिए। जिस दिन आप पीपल को समझ गए और सही है। पीपल के बारे में तमाम महात्मा ऋषि, कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा कि मैं पीपल के रूप में। श्रोताओं, हमने अभी बात सुनी धर्मेंद्र कुमार जी की, और आमतौर पर इनके आपको लेख न्यूज़पेपर में, मैगजीन में और दूरदर्शन पे, सोशल मीडिया पे और रेडियो पे, एफएम पे सुनने को मिल सकते हैं इनके विचार, और बात को जारी रखेंगे। हाँ जी। पूर्व में पीपल पाठशाला भी था। कोई भी गांव में चौपाल या मीटिंग या सीटिंग जो होता था, पीपल के नीचे होता। बराबर, आज भी है सर, जितने भी पंचायती पुराने में गांव कोई हैं। होता था तो अभी भी पीपल के नीचे चौपाल लगता है। सही है। पीपल हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राण वायु देता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके सबसे ज्यादा इस धरती पर अगर कोई देता है तो वो पीपल देता है। सही और बात। पीपल के नजदीक जाने से जो नकारात्मक भाव है वो एक अच्छा। सकारात्मक भाव आता है। तभी तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। सही बात है। सिद्धार्थ में जो बौद्धित्व आया वो बुद्ध मिशन नहीं है। हाँ। बौद्धित्व आया, मतलब बुद्धि आया हाँ हाँ। इस पीपल के नीचे। और आज वातावरण से बौद्धिकता गायब हो गया है। इसलिए हरेक 500 मीटर पर एक पीपल गाछ लगाने की हम लोग की योजना बनानी चाहिए। सही है। तब जाके वातावरण बौद्धिक होगा, लोग बौद्धिक होंगे, तब बौद्धिक विचार आएगा, तब समाज में एक नई ऊर्जा और सोच आएगी। और साथ ही सोच सही मायने में विकास भी तभी होगा। विकास भी तभी होगा। आज हम बोल रहे हैं सड़कें बना रहे हैं, हम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, और हम बोल रहे हैं विकास कर रहे हैं। नहीं, विकास का पैमाना 5 तत्वों में विकास होना चाहिए। हाँ जी। आज प्राण वायु से ऑक्सीजन की मात्रा घटते जा रही है। हाँ जी। तापमान बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। और जलस्तर जो है वो नीचे जा रहा है। सही है। विकास का मतलब है कि कम से कम हर एक साल तापमान में 1 डिग्री घटे। विकास का मतलब है कि जो जलस्तर नीचे जा रहा है कम से कम 5 सेंटीमीटर ऊपर तो आए। सही बात है। तब विकास है। सही मायने में तभी विकास है। आने वाले दिनों में आप जाकर देख लीजिए, लंग्स कैंसर की संख्या बढ़ रही है, इसलिए कि वायु प्रदूषित है, वायु में जहर है। हम छन जहर ले रहे हैं लेकिन हम सोच ही नहीं रहे हैं। हम विषैली पानी पी रहे हैं, हम स्वच्छ पानी खा रहे हैं, स्वच्छ भोजन खा रहे हैं, स्वच्छ कपड़ा पहन रहे हैं, स्वच्छ हवा या स्वच्छ घर में रह रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, स्वच्छ गाड़ी में जा रहे हैं, लेकिन वायु प्रदूषित जो हम प्राण ले रहे हैं, प्राण वायु जो ले रहे हैं वह जहर ले रहे हैं। और इस परिवेश में विषैली पानी भी बेकार। सही बात है। वो एक दिखावा है कि विषैली पानी में। इस सबको सोचना होगा एक एक आदमी को, और कारण जानना होगा कि हम प्राण वायु अशुद्ध जहर युक्त क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है और इसका निवारण क्या है। हरेक जो ज्ञानी पुरुष है, जो बुद्धिजीवी है, उनको सोचना। बहुत अच्छी बात डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी ने बताई हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को, कि समय है सोचने का, विचार करने का, और आज अगर हम नहीं चेते तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी भी हमें माफ नहीं करेगी। धर्मेंद्र साहब, हमारे श्रोता ये भी जानना चाहते हैं कि आपका आने वाले वर्षों में पर्यावरण को लेकर क्या आपकी सोच है, किस तरीके से आप, किस प्रकार के अभियान आप चलाने वाले हैं, क्या क्या आप चीजों पे फोकस करने वाले हैं? अभी तो है कि देखिए, मेरा एक राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। हाँ जी। अगर राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं, हाँ जी। अगर राष्ट्र को खुशहाल देखना चाहते हैं, अगर धरती प्रकृति को श्रृंगार करना चाहते हैं, अपने श्रृंगार को बचाना चाहते हैं, हाँ जी। तो हरेक हाथ से एक राष्ट्रीय वृक्ष जरूर लगे। और दूसरा, हरेक हाथ से राष्ट्रीय वृक्ष के साथ प्रकृति ने हरेक सीजन में हमको कोई न कोई फल दिया है। जरूर। कभी बैर है, कभी जामुन है, कभी आम है या लीची है, या फिर अलग अलग प्रदेशों में कहीं कुच्चू है, कहीं, माने अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग हिसाब से। अब जैसे आपका हिमाचल में सेब है, तो प्रकृति ने अपने 5 कोष के अंदर में हर एक प्रकार का हमको फल दिया है, और हम जो फल खाते हैं उस बीज का भी कोई न कोई धर्म है। बीज की भी इच्छा होती है, जैसे बच्चा घर में जन्म लेता है। हाँ जी। तो हम फल तो खाते हैं, लेकिन उस बीज की भी इच्छा है
कि हमको कहीं लगाए और फिर हम फल दे सकते। सही बात। हम तमाम उन बीजों को डस्टबिन में रख के नगर निगम के गाड़ी में डाल देते। दर्शकों और श्रोताओं, धर्मेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जो आप फल खाते हैं उसके बीज एकत्रित करें और वो उसको सजो के रखें, और समय आने पर जब भी आप बरसात का सीजन आता है तो उस समय उसे प्रत्यारोपित करें ताकि वो बाद में वृक्ष बन सके, और उससे न केवल जैविक विविधता बढ़ेगी बल्कि हमारे पशु पक्षियों और हम लोगों को फल खाने को मिलेंगे। हाँ सर। जी जी। और सर, चलते चलते अब हम हमारे श्रोता और दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि हम जो जहर जो प्राण वायु ले रहे हैं उसको समझें, और हम अपने फेफड़ों को कब शुद्ध वायु दे पाएंगे। हाँ जी। और ये 5 तत्वों के विकास के प्रति हमें सोचना होगा, क्योंकि यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और जब तक 5 तत्वों में सामंजस्य नहीं आएगा तब तक न प्रकृति स्वस्थ है, न हम स्वस्थ है, न ही इस धरती पर तमाम रहने वाले जीव जंतु हैं। और सबका अपना, चाहे पशु हो पक्षी हो, सबको एक समरसता आनी चाहिए, सबका एक अधिकार है। उसके प्रति हम तमाम लोगों को प्रकृति से प्रेम करके 5 तत्वों में जो समन्वय है वो कैसे स्थापित हो, वो हम सब लोगों को सोचना होगा। इसको एक आंदोलन के रूप में बनाना होगा और प्रकृति धर्म के प्रति लोगों को आना होगा, तभी आने वाला दिन सुरक्षित है, हमारे लिए भी सुरक्षित है और आने वाले पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित है। बहुत अच्छा संदेश डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी ने दिया कि प्रकृति को संवारना होगा, हमें उसका श्रृंगार करना होगा, और इन सब कार्यों के लिए हमें जरूरत है वृक्षारोपण की, वृक्षों को के संवर्धन की, और इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। तब जाके हमारी जो वायुमंडल है उसमें स्वच्छ वायु होगी, और जब स्वच्छ वायु होगी तो हम सब लोगों की जो आयु है, जिसको सही मायने में हम विकास बोलेंगे, हमारी आयु बढ़ेगी। पूर्व में हम देखते थे लोग 100 साल जिया करते थे, आज एवरेज जो लाइफ है हमारी घटकर 60 साल हो गई है, क्योंकि वायु में जहर है। इस जहर से निजात पाना है और उसके लिए एकमात्र तरीका है वृक्षारोपण, और बढ़ चढ़कर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। जब समय मिले, जन्मदिन हो, मरण दिन हो, शादी हो, सालगिरह हो, हर समय पर जब भी आपको मौका पड़े आपको ये कार्य, पुण्य कार्य करना चाहिए। और इसके साथ ही धर्मेंद्र साहब का करते हैं हम धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।